Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying law of evidence, and now next question is a very important principle under the law of evidence, that is principle of res geste. हम यहाँ पे पढ़ेंगे. And what is the meaning of principle of res geste? देखिए, जनरली आपने लॉ ऑफ एविडेंस में देखा कि फैक्ट इन इशू जो होते हैं उन्हीं को कोर्ट में प्रूव या डिसअप्रूव करना है. जिन मैटर्स को लेके, जिस इशू को लेकर कोर्ट में आप आए हो, वही फैक्ट इन इशू है और उसको कोर्ट में आपने प्रूव करना है. दूसरी पार्टी उसको डिसअप्रूव करेगी. लेकिन फैक्ट इन इशू, कोई घटना हुई है, कोई इवेंट हुआ है, उसमें बड़े सारे ऐसे इवेंट होते हैं, बड़े सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन कई बार जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और वो कई बार जो है मेन रेलिवेंट फैक्ट वहाँ पे बन जाते हैं, जिसके बेसिस पे पूरा केस डिसाइड हो सकता है. तो जनरली क्या होता है कि कोई ऐसे फैक्ट होते हैं किसी केस में, किसी घटना में कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं उस फैक्ट इन इशू में, लेकिन वो जो है कई बार सम टाइम ड्यू टू मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. उन्हीं को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट जस्टिस यही है कि कुछ ऐसे इवेंट, ऐसे फैक्ट जो कि उस फैक्ट इन इशू में इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट ड्यू टू हैपन इन द सेम ट्रांजेक्शन, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वो भी फैक्ट इन इशू का पार्ट बन जाते हैं और उसी के बेस पे भी पूरा केस को डिसाइड किया जा सकता है. इन्हीं चीज़ों को देखिए, जैसे कोई इवेंट होता है, कोई एक क्राइम होता है, क्राइम के टाइम पे जो चीज़ें बोली जा रही हैं या क्राइम के टाइम पे जो सर्कमस्टांसेस वहाँ पे क्रिएट हुए हैं, क्राइम करने के बाद जो पर्सन भाग गया है, जंगल में गया है या फिर पुलिस को देखो भागा है, ये सारे हालांकि इतने इम्पॉर्टेंट फैक्ट इन इशू नहीं है. फैक्ट इन इशू है कि उसका मर्डर हुआ है, लेकिन वो भागा या उसने किसी को देख के जो है वो जंगल की तरफ भागा, ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन ड्यू टू क्योंकि ये एक ही ट्रांजैक्शन में सारी चीज़ें हो रही हैं, कई बार जो है रेलिवेंट हो जाते हैं और वहाँ से सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे भी इस चीज़, उस फैक्ट को प्रूव या डिसअप्रूव किया जा सकता है. तो रेस्ट जस्टे यही है, इसी को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. देखिए, एविडेंस इज़ अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइंडिंग आउट ऑफ द ट्रूथ एंड सॉल्यूशन टू डिस्प्यूटेड द सब्जेक्ट. तो एविडेंस होता है वही इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पे जो है ट्रुथ को बाहर निकाला जाता है, सच सामने आता है. द क्वालिटी ऑफ एविडेंस इज इम्पॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट. तो एविडेंस की क्वालिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट, जो भी वहाँ पे जो मतभेद हैं कि दोनों पार्टीज़ के बीच में, उसमें क्वालिटी ऑफ एविडेंस बहुत जरूरी है. जितना अच्छा एविडेंस होगा उसी से जो है वो डिस्प्यूट सॉल्व हो पाएगा, वेदर इट इज सिविल मैटर डिस्प्यूट और क्रिमिनल डिस्प्यूट. It is the reason that the section 5 says the evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other fact as hereinafter declared to be the relevant and of no other. तो इसलिए ये बोला गया है सेक्शन 5 में कि एविडेंस जो है किसी भी सूट में या किसी भी प्रोसीडिंग में जो कि एग्जिस्ट करता है या नॉन एग्जिस्ट करता है, पार्ट बन जाता है फैक्ट इन इशू का, और वही रेलिवेंट फैक्ट होता है, बाकी सारे कोई भी रेलिवेंट फैक्ट वहाँ पे नहीं होते. इसी कंटेक्स्ट में आप जो है सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 जो है यहाँ पे पढ़ेंगे. बेसिकली ये सेक्शन आपको ये बताते हैं कि अगर आपने कोई भी जो है कोई भी ऑफेंस हुआ है तो उसमें मोटिव, जो कि उसके क्राइम करने से पहले की सिचुएशन है, उसकी प्रिपरेशन उसके क्राइम करने की पहले की सिचुएशन है, या उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट, अपराध करने के बाद, ऑफेंस करने के बाद उसने किस तरीके का व्यवहार किया. हालांकि ये रेलिवेंट इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है. प्रूव तो हमें ये करना है कि उसने मर्डर किया और कैसे किया, उसने पहले क्या किया या बाद में क्या किया. हालांकि इनकी रेलिवेंसी इतनी नहीं है, स्टिल ये रेलिवेंट है और ये फैक्ट इन इशू में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है और उसके बेसिस पे पूरे केस को डिसाइड किया जा सकता है. इसी को हम रेस जस्टे बोलते हैं और इसी में हम देखते हैं कि कैसे एक ऑफेंस में जो है जो आपका प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट होता है, ऑफेंस करने से पहले का जो आपका कंडक्ट है और बाद का कंडक्ट है, ये भी कितना इंपॉर्टेंट उस केस को सॉल्व करने के लिए हो सकता है.
अब सबसे पहले आपको चीज़ को समझना है कि फैक्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, इसका मतलब क्या है कि एक ऑफेंस का एग्जांपल लेते हैं, कोई अपराध वहाँ पे होता है, उसमें क्या होता है कि एक ऑफेंस जब होता है उसकी जब स्टार्टिंग होती है और एंड और उसके बाद का जो कंडक्ट है वो सारी चीज़ें सेम ट्रांजैक्शन में हो रही हैं। एक ऑफेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें सारी हो रही हैं उसको सेम ट्रांजैक्शन बोला जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसने वो ऐसा क्यों किया, वो मार्केट में गया तो उसने को पॉइजन खरीदा, वापस आया उसके बाद उसने मर्डर किया या उसको पॉइजन वो जो है एडमिनिस्टर किया, उसके बाद वो उसको मारने के बाद भागा, लोगों ने उसको देखा कि पुलिस आ रही है तो वो जंगलों की तरफ भाग गया। ये सारे जो है एक ऑफेंस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, रेलिवेंट फैक्ट है। सेक्शन 6 यही आपको बताता है। सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट द फैक्ट विच दो नॉट इन इशू, हालांकि ये इशू में नहीं है, कोर्ट के सामने ये इशू नहीं है कि वो क्यों भागा या उसने क्या किया, उसके सामने तो इशू ये है कि बताना है, प्रूव करना है एविडेंस की हेल्प से किसने मर्डर किया है या नहीं किया है। हालांकि वो जो मुद्दे जो हैं वो फैक्ट इन इशू नहीं है, फैक्ट इन इशू आपने पढ़ा जो कि मेन डिस्प्यूट है दोनों पार्टीज के बीच में, आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज टू द फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। हालांकि वो फैक्ट इन इशू का पार्ट नहीं है, लेकिन ये सारे जो फैक्ट हैं उस इवेंट में, उस घटना में जो सेम ट्रांजेक्शन में हो रहे हैं, वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम, चाहे ये सारे इवेंट जो है उस टाइम पे हो रहे हैं या डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस पे हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं, क्योंकि इससे भी जो है उस घटना का एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई क्राइम क्यों हुआ। तो सेक्शन 6 आपको ये बताता है कि एक ऑफेंस में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं फैक्ट इन इशू में इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती हैं और उसके बेस पे जो है उस केस को डिसाइड किया जा सकता है, जो कि उस ऑफेंस में, उस ऑफेंस में जो भी चीज़ें होती जा रही हैं, ट्रांजैक्शन जो होती जा रही हैं, डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस और जगह जगह पे जो उस ऑफेंस से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं वो सारे रेलिवेंट फैक्ट जो है बन जाते हैं। जैसे इलिस्ट्रेशन आपके पास, ए इज एक्यूज ऑफ अ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम, ए पे आरोप लगा है, आरोपी है कि उसने बी का मर्डर किया है बाय बीटिंग हिम, उसको मार मार के। वट एवर वॉज सेड और डन बाय ए और बी और बाय द बाय स्टैंडर्ड्स एट द बीटिंग, जो भी ए और बी लड़ते टाइम जो वो बातें कर रहे थे, जब उसके आसपास जो लोग खड़े थे वो जो उसको देख रहे थे, और शॉर्ट और उसके बाद उस ऑफेंस को करने के बाद उन्होंने आपस में क्या किया, क्या बोला, ये एज टू द फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, ये सारी चीज़ें एक ऑफेंस में ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि उसने जब वो लड़ रहे थे वो आपस में क्या बोल रहे थे, किस तरीके से लड़ रहे थे, और बाय स्टैंडर्ड्स ने वहाँ पे क्या बोला, ये सारी चीज़ें जो है सेम ट्रांजेक्शन में हो रही हैं। तो ये सारे क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है। ठीक है जी, रेलिवेंट फैक्ट आप पहले पढ़ चुके हैं, जो कि उस केस से रिलेटेड जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो फैक्ट आपस में जुड़े वो सारे रेलिवेंट फैक्ट है, तो ये एक रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है। और कोर्ट को यहाँ से एक अनुमान लग सकता है कि ऑफेंस किसने किया है और किस परिस्थितियों में, किस सर्कमस्टांसेस में वो एविडेंस जो है ऑफेंस वहाँ पे हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट जस्टिस भी यही बोलता है, सेक्शन 6 जो है इसी बात को बोल रहा है कि सेम ट्रांजैक्शन में जो सारी चीज़ें होंगी वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी और एक फैक्ट का काम कर सकती हैं और उससे जो है कोर्ट को एक अनुमान हो सकता है। सेक्शन 6 हैज़ प्रोपाउंडेड अ प्रिंसिपल कॉल्ड अ प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट जस्टिस। द टर्म रेस्ट जस्टिस लिटरली मीन्स रिलेटेड फैक्ट। ये सारे रिलेटेड फैक्ट हैं कि किसी ऑफेंस से पहले उसने क्या बोला, क्या किया, ऑफेंस के टाइम पे उसने क्या बोला, क्या किया, वहाँ पे आफ्टर द क्राइम वो कहाँ गया, कहाँ भागा, उसने क्या किया, ये सारे जो हैं सेम ट्रांजैक्शन में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, एक घटनाक्रम जो है सारा चल रहा है उस ऑफेंस से रिलेटेड, ये सारे क्या हैं, रिलेटेड फैक्ट हैं। सच फैक्ट विच फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन और रेस्ट जस्टिस, जो कि एक इवेंट के अंदर जो भी सारी चीज़ें, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट जस्टिस यहाँ पे बोलते हैं। द कंक्लूजन ऑफ द रेस्ट जस्टिस इन द एविडेंस इज अ फैक्ट विच दो इज नॉट एन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज टू द फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन हेयर आफ्टर वन द बिकम द रेलिवेंट फैक्ट इन इशू। तो बहुत अच्छा यहाँ पे लिखा है कि रेस्ट जस्टिस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो फैक्ट
जो कि फैक्ट इन इशू नहीं है, या इतने इम्पोर्टेंट इशू नहीं है, लेकिन इतने ज़्यादा कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू के साथ कि और वो सारे जो है सेम ट्रांजैक्शन में जितने भी चीज़ें हो रही हैं ये अपने आप में रेलिवेंट फैक्ट जो है बन जाते हैं, फैक्ट इन इशू का पार्ट बन जाते हैं। फैक्ट इन इशू मैंने आपको बताया जो दोनों पार्टीज के बीच में जो मुद्दा है वो फैक्ट एंड इशू है, लेकिन वो कैसे हुआ उससे रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें उस इवेंट से रिलेटेड हो रही हैं वो क्या है, सारी रेलिवेंट फैक्ट बन जाती हैं, और कोर्ट के लिए जो है प्रिज्यूम करना वहाँ पे आसान हो जाता है कि चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टू मेक नोएबल or to clear more and evidence of the fact of the issue so as to reach the correct conclusion। मेन पर्पस था इस ऑब्जेक्ट को, इस सेक्शन को यहाँ पे इंक्लूड करने का, जिससे कोर्ट को ये सारी चीज़ों को आइडिया हो सके और कि फैक्ट एंड इशू में कौन कौन सी चीज़ें और हुई हैं, जिससे वो किसी कंक्लूजन पे वहाँ पे पहुँच सके, कोई वर्डिक्ट वहाँ पे, डिसीजन कोर्ट वहाँ पे कर सके। अब ये सेम ट्रांजैक्शन है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सेक्शन 6 में ये बोला गया है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। तो सेम ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन इज अ ग्रुप ऑफ दोज एक्ट और फैक्ट विच कंबाइन विद ईच अदर सो दैट दे आर नाउन बाय द सेम लीगल नेम। जैसे क्राइम, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे क्या है, कोई भी क्राइम हुआ तो जितने भी फैक्ट वहाँ पे हुए, जो भी चीज़ें उस क्राइम के अंडर हुई वो एक दूसरे से कंबाइन है, और इसलिए वो क्या बन जाती हैं, सेम ट्रांजैक्शन वहाँ पे बन जाती है। एग्जांपल आपके पास है, फिर वही है, ए अक्यूज ऑफ बी विद द स्वॉर्ड। ए पे आरोप है कि उसने बी का वहाँ पे मर्डर किया है विद स्वॉर्ड, तलवार के साथ। वट एवर वॉज सेड और डन बाय ए ने जो बोला और जो उसने किया, बी ने जो किया, और बाय स्टैंडर्स ने जो अटैक वहाँ पे होते हुए देखा, उसके बाद ए उस ऑफेंस को करने के बाद उसने क्या किया, वो कहाँ पे गया, ये सारे उस ऑफेंस से रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन में चीज़ें हो रही हैं, और ये सारे रेलिवेंट फैक्ट वहाँ पे बन जाते हैं। सो सेम ट्रांजैक्शन मीन्स एक जितने भी फैक्ट जो कि किसी इवेंट के अंडर होते जा रहे हैं वो सारे क्या है, सेम ट्रांजैक्शन हो जाएगी। It has been become clear from the above that it is necessary for a statement to be part of the transaction that is of the time on which the event occurred। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम ट्रांजैक्शन में वही चीज़ें आएंगी जो कि उस टाइम जो है अकर्ड हुई हैं, उसी जो ऑफेंस हुआ है, जब कोई भी घटनाक्रम हुआ है उसके ही सीरीज में ये सारी चीज़ें हो रही है। इफ़ द स्टेटमेंट हैज़ बीन मेड आफ्टर द एंड ऑफ द इवेंट, अगर कोई स्टेटमेंट जो है उस ऑफेंस से रिलेटेड उस इवेंट के होने के बाद की है, इट विल बी नॉट कंसिडर रेलिवेंट, इसको रेलिवेंट नहीं माना जाएगा और सेम ट्रांजैक्शन में चीज़ें नहीं मानी जाएंगी। जतिंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ एपी AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट का केस है। अ बस हैज़ बीन बर्न्ड एंड सेवरल पीपल हैव बीन इंजर्ड। एक बस में आग लग जाती है और बड़े सारे पीपल वहाँ पे घायल हो जाते हैं। दे वर सेंट टू द हॉस्पिटल एंड द स्टेटमेंट वर रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट। उन सभी को हॉस्पिटल भेजा गया और मजिस्ट्रेट ने उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया। अब ये स्टेटमेंट जो है सेम पार्ट, सेम ट्रांजैक्शन में नहीं है, क्योंकि वो सारा इवेंट हो चुका है। अब जो भी इंजर्ड पर्सन जो स्टेटमेंट दे रहे हैं आफ्टर दैट ऑफेंस, उस इवेंट के बाद की है, ये उस सेम ट्रांजैक्शन में चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो इनको जो है आप सेम ट्रांजैक्शन में चीज़ें नहीं मानेंगे, वो एविडेंस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। हाँ, उनकी स्टिल इंपॉर्टेंस है, लेकिन सेम ट्रांजैक्शन में वो चीज़ें वहाँ पे नहीं मानी जाएंगी। अब रेस जेस्टे और हेयरसे एविडेंस क्या होता है? रेस जेस्टे अभी आपने देखा कि जो भी जो फैक्ट्स हैं, हालांकि वो फैक्ट एंड इशू नहीं है, लेकिन इतने कनेक्टेड हैं फैक्ट एंड इशू के साथ कि वो एक रेलिवेंट फैक्ट बन जाते हैं। हेयर से एविडेंस आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या होता है कि हेयर से एविडेंस ऐसी बात है जो कि ना तो आपने खुद महसूस की है, ना उसको सुना है, ना आपने इसको देखा है, ना उसको आपने खुद परसीव्ड किया है, ये एक सुनी सुनाई बात होती है। तो क्या एक सुनी सुनाई बात ही रेस्ट जैसे हो सकता है? क्या वो रेस्ट जैसे हो सकता है? क्या वो एक ऐसी स्टेटमेंट हो सकती है जिसको कोर्ट उस पर रिलाई कर सके? द प्रिंसिपल ऑफ रेस जस्टिस एंड एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग द हेयरसे एविडेंस। हमने यही पढ़ा कि हेयरसे एविडेंस को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रेस जेस्टे प्रिंसिपल ये एक एक्सेप्शन है कि रेस जेस्टे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है हेयरसे एविडेंस को भी एक्सेप्ट किया जा सकता है और उसको एडमिट किया जा सकता है एज इट पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, अगर ये चीज़ें एक ही ट्रांजेक्शन में हो रही थी वहाँ पे। एग्जाम्पल आपके पास, अ पर्सन सॉ अ रनिंग ट्रक, एक पर्सन ने वहाँ पे एक ट्रक को जाते हुए देखा,
जो है बहुत स्पीड में जाते हुए देखा, बट नॉट द एक्सीडेंट, लेकिन उसने एक्सीडेंट वहाँ पे नहीं देखा, लेकिन उसने एक रनिंग ट्रक वहाँ पे जरूर देखा। ही गोज नियर टू द विक्टिम पर्सन एंड ऑब्टेन द नॉलेज रिगार्डिंग द एक्सीडेंट। अब उसका आगे एक्सीडेंट हो गया होगा, वो आगे वहाँ पे पहुँचा और उसने उस विक्टिम से जो जिसका एक्सीडेंट वहाँ पे हो गया है उससे पूरे एक्सीडेंट की जानकारी ली कि ये कैसे हुआ, क्योंकि उसने उस ट्रक को जाते हुए तो देखा था लेकिन एक्सीडेंट होते नहीं देखा, आगे जैसे पहुँचा तो उसने एक्सीडेंट हो चुका था और उसने वहाँ पे विक्टिम से पूरी इन्फॉर्मेशन ली। सच पर्सन कैन गिव एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्ड स्टेटेड बाय द विक्टिम। अब ये पर्सन जो है उस विक्टिम ने उस एक्सीडेंट में क्या बोला था इसके बारे में कोर्ट में कोई गवाही या दे सकता है, क्योंकि ये सेम ट्रांजैक्शन में चीज़ें हो रही हैं, उस पूरे इवेंट से रिलेटेड ये इवेंट भी आ गया कि उसने उसको जाते हुए देखा था। हालांकि एक हेयर से एविडेंस है क्योंकि खुद उसने एक्सीडेंट को नहीं देखा, वो विक्टिम की सुनी बात को बता रहा है, लेकिन सेम ट्रांजैक्शन में चीज़ें हो रही हैं तो हेयर से एविडेंस भी जो है कोर्ट में एडमिट किया जा सकता है, लेकिन उसी कंडीशन पे जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट जस्टिस अप्लाई हो, मीन्स सेम ट्रांजैक्शन में चीज़ें जब वहाँ पे हो रही हो। तो ये आपने यहाँ पे रेस्ट जस्टिस पढ़ा और किस तरीके से सेम ट्रांजैक्शन क्या होती है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन क्या होता है, कैसे जब एक इवेंट के अंदर जो सारी चीज़ें हो रही हैं अगर वो फैक्ट एंड इशू से कनेक्टेड है तो वो रेलिवेंट बन जाएगी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट जस्टिस। अब दूसरा आपके पास पार्ट है फैक्ट विच आर द ओकेजन कॉज ऑफ इफेक्ट और फैक्ट एंड इशू। सेक्शन 7 आपको ये बताता है ऐसे फैक्ट जो कि बताते हैं उस इवेंट के बारे में, कारण को बताते हैं, उसके बाद में क्या इफ़ेक्ट हुए, वहाँ पे क्या क्या ओकेजन्स हुई, ये भी जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे बन जाते हैं। सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट फैक्ट विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज, वो सारी बातें, वो सारे इफेक्ट जिसकी वजह से उस इवेंट क्यों हुआ, उसका कॉज क्या था, उसके क्या इफेक्ट हुए, पहले इमीडिएटली क्या हुए और अदरवाइज क्या हुए, बाद में क्या हुए, सारे रेलिवेंट फैक्ट हैं, क्योंकि कोर्ट को इन सभी बातों से उस घटना से, चाहे वो कोई सिविल इवेंट है या क्रिमिनल है, उस घटना से रिलेटेड जो चीज़ें हो रही हैं सेम ट्रांजैक्शन में और उन उन जो इवेंट जो हो रहे हैं उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा उस ऑफेंस पे या उस घटना पे इमीडिएटली पहले या बाद में, ये सारे रेलिवेंट फैक्ट हैं, क्योंकि कोर्ट को एक प्रिजम्पशन वहाँ पे हो रही है कि वाकई में कोई ऑफेंस या किसी तरीके का कोई घटनाक्रम हुआ है या नहीं हुआ है। फैक्ट एंड इशू और विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग अंडर विच दे हैपन्ड और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ देयर अकरेंस और ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट। जो भी फैक्ट ओकेजन को बता रहे हैं, उसका कॉज और इफेक्ट को बता रहे हैं जो कि इमीडिएट या अदरवाइज हो रहे हैं, सारे फैक्ट इन इशू हैं और फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट है, फैक्ट इन इशू है। दस द प्रोविजन ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट such fact have been made under section 7 which are occasion cause or effect of the fact in issue। तो यहाँ पे सेक्शन 7 क्लियर बताता है कि उस घटना में जो भी ओकेजन हुई, जो उस घटना के जो कॉज थे, कारण थे और उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सारे जो है रेलिवेंट फैक्ट हैं, ये सेक्शन 7 आपको बताता है। जैसे द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, एक क्वेश्चन है कोर्ट के सामने कि क्या ए ने बी के घर पे रॉबिंग की है, रॉब किया है, लूट की है। द फैक्ट दैट द शॉर्टली बिफोर द रॉबरी, फैक्ट है हमारे पास, एक तथ्य कोर्ट के सामने आता है कि जस्ट बिफोर द रॉबरी होने से पहले बी वेंट टू फेयर एंड मनी इन हिज पोजेशन, कि बी जो है मेले में जाता है, उसके पास बड़े सारे पैसे भी थे, एंड दैट ही शो टू इट एंड मैंशन दैट द फैक्ट, और उसने ये सारे पैसे किसी पर्सन को बताए भी होंगे, ये सारे थर्ड पर्सन को, किसी पर्सन को वो सारे पैसे भी बताए जो उसके पास थे चोरी करने। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में, बिफोर नहीं होगा, यहाँ पे आफ्टर होगा कि रॉबिंग करने के बाद जब वो मेले में गया उसके पास बड़े सारे पैसे थे और वो पैसे उसने किसी थर्ड पर्सन को दिखाए भी, तो ये एक रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है। कॉज और इफेक्ट यहाँ पे देखना है इमीडिएट क्या हुआ, तो एक कोर्ट के सामने ए ने बी के घर में जो है लूट की है, ये क्वेश्चन है, और एक यहाँ पे ओकेजन क्या बनती है कि जैसे ही उसने ये रॉबिंग की वो मेले में गया और वहाँ पे उसके पास बड़े सारे पैसे थे, ये पैसे उसने किसी पर्सन को, थर्ड पर्सन को दिखाए भी, तो ये कॉज एंड इफेक्ट है उसके। तो यहाँ से कोर्ट एक अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि ए ने वहाँ पे चोरी रॉबिंग की हो। द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी, जैसे एक क्वेश्चन है कोर्ट के सामने कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है। मार्क ऑन ग्राउंड्स प्रोड्यूस बाय द स्ट्रगल एट नियर, और जो भी निशान जो है वहाँ पे
जहाँ पे ये हाथापाई हुई, स्ट्रगल हुआ, वहाँ पे मिले नियर द प्लेस और वेयर द मर्डर वाज कमिटेड, जहाँ पे मर्डर हुआ था वहाँ पे मार्क ऑफ ऑन ग्राउंड, जो स्ट्रगल के जो मार्क्स थे वहाँ पे मिले। उसके आसपास जो चीज़ जहाँ पे मर्डर हुआ वहाँ पे और भी बड़ी सारी चीज़ें मिली। ये अपने आप में क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है, कोर्ट इन पे रिलाई कर सकती है। वन मोर एग्जांपल दे सकते हैं आप, द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी। एक क्वेश्चन है कोर्ट के सामने कि ए ने बी को जो है जहर दिया है। द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम्स। अब बी की हेल्थ कैसी है, उसको उस पॉइजन का कितनी जल्दी असर होगा, उसकी प्रीवियस हेल्थ क्या है, इसको ए के बारे में इसका नॉलेज था, ये प्रूव वहाँ पे हो गया, तो ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे सेक्शन 7 में ये बताने की कोशिश की गई है कि ऑफेंस के होने से पहले और ऑफेंस होने के बाद, और उस ऑफेंस के जो कॉज हैं, इफेक्ट हैं, इमीडिएट और अदरवाइज, ये सारे जो है रेलिवेंट फैक्ट बन जाते हैं। जब से ए ने बी को पॉइजन दिया और ए को पता था कि बी की हेल्थ बड़ी ख़राब रहती है और ये जो मैं पॉइजन दे रहा है इसमें इसको बड़ी मुश्किल से 5 ही सेकंड लगे ख़त्म होने में, तो ए को बी की हेल्थ के बारे में पता है, तो ये एक ओकेजन है और उसको इसका इफेक्ट भी पता है क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब कोर्ट में प्रूव की जानी है तो कोर्ट इन पे रिलाई कर सकता है कि उसके पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। जैसे इंडियन एयरलाइंस में से माधुरी चौधरी का केस है, एआर 1965 का। इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द कोलकाता हाई कोर्ट दैट द रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी कमेटी रिगार्डिंग द कॉज ऑफ एक्सीडेंट ऑफ एयरप्लेन टू बी रेलिवेंट। तो जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है किसी एरोप्लेन के एक्सीडेंट से रिलेटेड, वो रेलिवेंट फैक्ट वहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास रतनवसी राजीनाम का केस है 1971 का, एआर। accused was charged of the murder of his wife by firing a bullet। आरोपी पे ये चार्ज लगे हैं, चार्ज का मतलब आरोप लगे हैं कि उसने जो है अपनी वाइफ का मर्डर किया है गन के साथ, बुलेट शूट करके। देयर इज़ अ फैक्ट दैट ही वाज नॉट हैप्पी विद द वाइफ, और ये फैक्ट सामने आया कोर्ट के सामने कि वो अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं था। एंड ही हैड फ्रेंड रिलेशन विद अनदर वुमेन, और उसके किसी और वुमेन के साथ रिश्ते भी थे, नाजायज़ रिश्ते भी थे। इट इज़ रेलिवेंट फैक्ट। अब कोर्ट के सामने उस मर्डर क्यों हुआ इसका एक फैक्ट सामने आता है कि उसके अपने वाइफ के साथ रिलेशन भी ठीक नहीं थे और उसके किसी और के साथ रिलेशन भी थे, तो इससे एक अनुमान जो है कोर्ट को लगता है, तो ये एक अपने आप में रेलिवेंट पर बन जाता है। तो उसका इफेक्ट क्या था, ओकेजन क्या थी, उसकी इमीडिएट इफेक्ट क्या थे, इससे सेक्शन 7 से क्लियर होता है कि ये सारे रेलिवेंट फैक्ट बन जाते हैं। इसके अलावा मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी जो है रेलिवेंट फैक्ट जो है किसी केस में बन जाते हैं। देखिए अब इसको बोलते हैं सेक्शन 8 जो है इसी के बारे में बता। तो सेक्शन 6 आपको जानकारी देता है रेस्ट जस्टिस की, सेम ट्रांजेक्शन में चीज़ें हो रही हैं। सेक्शन 7 आपको बताता है कि कॉज, इफेक्ट, ओकेजन, उस इवेंट्स के पहले या बाद में क्या उसके इफेक्ट हुए, क्या उसके कारण थे, अगर इसका अनुमान लग रहा है तो वो भी रेलिवेंट फैक्ट है उस केस को प्रूव करने में। और अगर उसका उस इवेंट के अंदर किसी पर्सन का कोई मोटिव, प्रिपरेशन, सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी जो है एक रेलिवेंट फैक्ट हो सकता है कोर्ट के सामने। अब देखिए सेक्शन 80 के बारे में बात करता है। एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। तो कोई भी एनी फैक्ट इज रेलिवेंट, कोई भी फैक्टर रेलिवेंट है विच शोज द कंस्टिट्यूट, जो उस इवेंट की मोटिव और प्रिपरेशन को बताता है, वो सारे क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है। सबसे पहले देखिए, द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू देयर इन द रेलिवेंट देयर टू, and the conduct of any person in an offence against which is subject of the proceeding is relevant if such conduct influences or is influenced by the fact in issue or relevant fact and whether it was previous or subsequent there। तो यहाँ पे ये बताया गया कि एक तो आपका कोई भी फैक्ट जो है रेलिवेंट फैक्ट बन सकता है अगर वहाँ पे उस इवेंट का मोटिव और प्रिपरेशन सामने आता है और उस पार्टी का कंडक्ट जो है सामने आता है, जो कि उस सूट में या उस प्रोसीडिंग में मेन मुद्दा वहाँ पे बना हुआ है। तो किसी इवेंट में जो भी घटनाक्रम हुआ है वहाँ पे पार्टीज़ का मोटिव क्या था, प्रिपरेशन क्या था, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या था, ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट बन सकता है जिसके बेस पे पूरा केस डिसाइड किया जा सकता है। द सेक्शन 8 प्रोवाइड 3 टाइप ऑफ रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट। तो सेक्शन 8 जो 3 टाइप की रेलिवेंसी बताता है, जो कि कोई फैक्ट
किसी केस में जो है इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट फैक्ट हो सकता है। दोज फैक्ट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट द मोटिव ऑफ द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, वो सारे फैक्ट जो कि बताते हैं कि मोटिव को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मोटिव को बताते हैं उस इवेंट के बारे में, उद्देश्य के बारे में बताते हैं। दूसरा, दोज फैक्ट विच शोज द कॉन्स्टिट्यूट द प्रिपरेशन, वो सारे फैक्ट जो कि उस केस के अंदर जो है उस इवेंट का प्रिपरेशन बताते हैं, तैयारी बताते हैं, वो भी रेलिवेंट फैक्ट और या तो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट बन सकते हैं। और उस केस के अंडर, उस इवेंट के अंदर जो उन पार्टीज़ का जो प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट था, उस इवेंट से पहले और बाद में जो उनका कंडक्ट था, वो भी जो है एक रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू हो सकता है। अब वन बाय वन इनको समझते हैं। मोटिव कैसे एक रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है। मोटिव आपने आईपीसी में भी पढ़ा, आईपीसी में आपने पढ़ा कि क्राइम में मोटिव का बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि क्राइम मोटिव जो है इटसेल्फ एक क्राइम नहीं होता। आप दिमाग में जो भी सोचते रहें, जो भी आपके दिमाग में चलता रहे, जब तक आप उसको करेंगे नहीं, उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जो आपकी जो सोच है, अगर कोई बैंक लूटना है या किसी का मर्डर करना है, तो जब तक आप उसको करेंगे नहीं, आप दिमाग में सोचते रहेंगे, वो ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऑफेंस हो जाता है, अब कोर्ट में उसको करना है, प्रूव करना वहाँ पे, तो आपका मोटिव क्या था, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट वहाँ पे बन जाता है, रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है। विगमोर की अकॉर्डिंग मोटिव इज फीलिंग ड्यू टू विच एक्ट इज कमिटेड। मोटिव क्या हो, उद्देश्य क्या होता है, एक फीलिंग होती है जिसके थ्रू कोई एक्ट किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, मोटिव इज द ड्यू टू विच एनी पर्सन इज कंपेल्ड टू एक्ट। ये उद्देश्य तो होता है जिसकी वजह से कोई पर्सन कोई काम करता है या उसके लिए वो करने की सोचता है। जनरली ईच वर्क इज बीइंग डन बाय द मोटिव। कोई भी काम हम अपनी लाइफ में करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। दैट इज़ द मोटिव विच इंड्यूसेस अ पर्सन टू एक्ट। और ये मोटिव होता है जो किसी पर्सन को काम करने के लिए इंड्यूस करता है। हालांकि मोटिव अपने आप में आईपीसी में क्राइम नहीं होता है, यह आपको पता है। लेकिन कहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के केसेस में यह बोला गया, इट हैज़ बीन सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट द मोटिव mental conditions agitation and feeling of revenge is neither an offense by itself nor is sufficient to relate the accused with an accident। तो मेंटल कंडीशन जो होती है, फीलिंग ऑफ रिवेंज जो होती है, वो कभी भी ऑफेंस नहीं होता है। और टू रिलेट टू द अक्यूज विद द इंसिडेंट, अगर उसने कुछ ऐसा किया भी नहीं है, दिमाग में सोचता रहा, तो वो कभी भी एक ऑफेंस नहीं होता है। लेकिन अगर वो ऑफेंस हो जाता है या वो कमिट कर देता है, तो ये मोटिव जो है एक इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसका उद्देश्य क्या था, तब वो एक इम्पॉर्टेंट। तो आईपीसी में हालांकि मोटिव इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको प्रूव करना पड़ता है। दूसरी बात जो है, अगर मोटिव ही वहाँ पे है तो वो इटसेल्फ क्राइम नहीं है। लेकिन अगर कोई क्राइम हो जाता है, उसके बाद उसका मोटिव क्या था, ये लॉ ऑफ एविडेंस में इंपॉर्टेंस जो है जरूर रखता है, क्योंकि इसी के बेसिस पर पूरे केस को डिसाइड किया जा सकता है। इन द केस ऑफ Tarshin Kumar versus Delhi Administration AR, it has been held by the Supreme Court that when the matter depend upon the circumstantial evidence, then evidence of motive become important। तो जब आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस की हेल्प से किसी केस को सॉल्व कर रहे हैं, तब भी मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रूव करना। क्योंकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस में आपके पास क्लियर एविडेंस कोई नहीं होता, तो आप अनदर एविडेंस को देखते हैं कि उसका मोटिव क्या था। तो अगर आप उसके मोटिव को प्रूव कर देते हैं, तब भी आप उस केस को सॉल्व वहाँ पे कर देंगे। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस में मोटिव की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वहाँ पे हो जाती है। अब देखिए, तो प्रिपरेशन देखते हैं। सेकंड आपके पास प्रिपरेशन है, तो प्रिपरेशन भी जो है एक रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है। हालांकि प्रिपरेशन जो आईपीसी में इटसेल्फ क्राइम नहीं है, आपका कोई मोटिव है, उसके लिए आप मार्केट किसी को मारना चाहते हैं, उसके लिए कोई आप प्रिपरेशन की, आपने कोई तैयारी आपने की, एक हथियार लेके आ गए, लेकिन आपने कभी हथियार यूज़ नहीं किया, तो प्रिपरेशन भी आईपीसी में क्राइम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी वहाँ पे दिए गए। लेकिन अगर क्राइम हो जाता है और वहाँ पे फिर उसकी प्रिपरेशन क्या थी, वो कैसे जो है उसने चीज़ों को मैनेज वहाँ पे किया, तब वो लॉ ऑफ एविडेंस में बाय द टाइम ऑफ प्रूविंग दैट केस वो जो है इंपॉर्टेंट थिंग वहाँ पे हो जाती है। हैज़ इट्स एविडेंस इज रेलिवेंट, उस टाइम पे ये एविडेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आईपीसी में हालांकि ये प्रिपरेशन अपने आप में क्राइम नहीं है, लेकिन एविडेंस लॉ में अगर वो क्राइम हो जाता है उस प्रिपरेशन के बाद में, तो एविडेंस लॉ में उस प्रिपरेशन की अपनी एक रेलिवेंसी बन जाती है। The preparation made before the happening of fact is issue और relevant fact is relevant। तो प्रिपरेशन जो है उस फैक्ट एंड इशू, उस इवेंट को करने से पहले जो आपकी तैयारी थी, वो फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट हो सकता है। बाइंग
पॉइजन विद इंटेंशन टू कमिटिंग अ मर्डर और बाय इंस्ट्रूमेंट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग थेफ्ट इज अ प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन होता क्या है, जैसे आपने किसी का मर्डर करना है तो आपने जब पॉइजन मार्केट से परचेज कर लिया, या फिर आपने कोई वेपन वहाँ से परचेज कर लिया, या फिर आपने किसी के घर में चोरी करनी है उसके लिए आपने कोई इंस्ट्रूमेंट जो है मार्केट से परचेज कर लिया, तो वो प्रिपरेशन आपकी है, तैयारी आपकी है। इट इज़ नॉट वर्दी दैट मेयर द प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल। ये आपको पहले बताया कि सिर्फ तैयारी करना पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, बट ऑन द कमीशन ऑफ ऑफेंस। बट अगर वो ऑफेंस जो है हो जाता है, आप उस ऑफेंस को कर देते हैं प्रिपरेशन करने के बाद, तब वो प्रिपरेशन जो है एक एविडेंस का काम करता है। उससे रिलेटेड जो चीज़ें हुई हैं, जहाँ से आपने वो हथियार खरीदा, अगर वो पर्सन जो है इसके बारे में स्टेटमेंट दे देता है, तो वो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वहाँ पे, एक रेलिवेंट फैक्ट वहाँ पे बन जाता है इन द लॉ ऑफ एविडेंस। कंडक्ट भी जो है वो भी कई बार जो है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है, इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट फैक्ट वहाँ पे बन जाता है कि उस ऑफेंस को करने से पहले और बाद में उसका क्या कंडक्ट था, वो भी एक रेलिवेंट फैक्ट बन सकता है। Conduct of any person has an important place in evidence law. It is conduct which represent the guilty mind. The guilty mind creates guilty conduct. तो जो आपका कंडक्ट है ऑफेंस करने के बाद, जो आपका कंडक्ट है वो आपके गिलिटी माइंड को बता देता है। इलिस्ट्रेशन जैसे ए अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी, ए पे आरोप है कि उसने बी का मर्डर किया है। सी सेड टू ए दैट द पुलिस इज कमिंग टू लुक फॉर द मैन हु मर्डर्ड बी। सी जो है ए को बताता है, ए अक्यूज है ना, सी जो है को बताता है कि जिसने भी बी का मर्डर किया है उसको पुलिस ढूंढने के लिए आ रही है। जैसे ही ए ने ये सुना, ए रैन अवे फ्रॉम द प्लेस, वो ए वहाँ से भाग गया। इट इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट। अब वो क्यों भागा, इट मीन्स गिलिटी माइंड था, उसने कुछ ऐसा किया था इसलिए भागा। ये भी कोर्ट में जो है एक रेलिवेंट फैक्ट हो सकता है और इसके बेसिस पे केस को डिसाइड किया जा सकता है। सच कंडक्ट में प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ द, ये उसका कंडक्ट जो है प्रीवियस और सब्सिक्वेंट, पहले ऑफेंस से पहले उसका कंडक्ट किया था, ऑफेंस करने के बाद उसका कंडक्ट किया था, ये भी रेलिवेंट फैक्ट यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस सिचुएशन में जो है कोई फैक्ट जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार वो उस फैक्ट इशू में इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है और वो जो है उसके बेसिस पे पूरा केस जो है डिसाइड किया जा सकता है। सेक्शन 6 में आपने यही पढ़ा कि सेक्शन 6 में आपने सेम ट्रांजैक्शन अरेस्ट जस्ट आपने पढ़ा। सेक्शन 7 में आपने जो है इफेक्ट और कॉजेज़ के बेसिस पे कैसे रेलिवेंट फैक्ट बन जाते हैं, और सेक्शन 8 में आपने देखा कि कैसे जो है मोटिव, प्रिपरेशन और आफ्टर और सब्सिक्वेंट कंडक्ट जो है उसके बेसिस पे जो है वहाँ पे एक रेलिवेंट फैक्ट जो है बन जाते हैं, जिसके बेसिस पे कोर्ट उस केस को डिसाइड कर सकती है। थैंक यू सो मच।